अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील की बात करें तो ये भी एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए। थर्ड प्रेफरेंस रहती है ये। अल्ट्रा वाइड से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको हमें पढ़ना क्यों है, मतलब ये हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कभी कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जब भी कभी कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी का अपना एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, कंपनी की अपनी एक एंटिटी होती है। और कॉर्पोरेट्स में सब लोग इसलिए काम करते हैं कंपनी के फॉर्म में क्योंकि उन्हें पता है कि इन फ्यूचर अगर हमें लॉसेस हुए तो हमारी पर्सनल एसेट्स उसके लिए लायबल नहीं होंगी, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के कंपनी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है कि कंपनी को बनाने के लिए मोर कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तीसरा डिसएडवांटेज का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है। चौथा डिसएडवांटेज है कंपनी को बंद करने के लिए भी बहुत खर्चा लगता है। पांचवा डिसएडवांटेज है कि कंपनी में किसी तरीके के कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं होते क्योंकि कंपनी के केस में सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक एट लार्ज को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो इतने सारे डिसएडवांटेज होने के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं फिर भी बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसमें बिजनेस करते हैं। यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि जब आप कंपनी बना रहे हो तो आपका जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 के अंदर दो बातें लिखी हैं। सेक्शन 3 के अंदर लिखा है एनी पर्सन कैन मे बी फॉर्म कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो मतलब पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल। अब आपका क्या है कि अगर आप कंपनी को एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर का पालन करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देते हो तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो अब क्या होगा, आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, तो उसका आपको नहीं लेना, वो कंपनी के एसेट्स ही लायबल होंगी। लेकिन वहीं जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी का फायदा उठाना चाहते हैं, मतलब कंपनी के फॉर्म को फायदा उठाना चाहते हैं, वो कंपनी के आड़े आकर मतलब कंपनी को सामने से रख के और पीछे से गलत तरीके से कंपनी का इस्तेमाल करते हैं इनकॉर्पोरेट करने का, उनका पर्पस ही अनलॉफुल या इलीगल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। ये जो आपकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है, डिसरिगार्ड कर दिया जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी को। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज और इसकी क्लैरिटी करेंगे कि ऐसा क्यों और क्या। तो ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है लीगल डिफरेंशिएशन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर। मतलब किस किस के बीच में अंतर होना, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में डिफरेंशिएशन शो कर रहे हैं कि कंपनी अलग है और कंपनी की एंटिटी एकदम अलग है और कंपनी के मेंबर्स की एंटिटी एकदम अलग है। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, इट मीन्स अब आप यहाँ पे एक बात समझना, द पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम, मेरे साथ ध्यान देना, द पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनैलिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्या बोला जाता है उसे? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ इन्होंने कहा कंपनी इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। हाउएवर दिस स्टैट्यूट्स इज मिसयूज्ड। कई बार इस स्टैट्यूट्स को, इस चीज को क्या किया जाता है? मिसयूज। क्यों? जस्ट टू कमिट फ्रॉड करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए, अदर लॉज को बाईपास करने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट है ना लिफ्ट कर देती है या पियर्स कर देती है। पियर्स का मतलब होता है आर पार दिखाई देना। किसको? इस कॉर्पोरेट व्हील को। मतलब हम कह सकते हैं कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं। फिर से सुनना, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है जो इसके पीछे रहकर लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली जो पर्सन कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं उनको बाहर लेकर आना। समझ आई मेरी बात? अब मान के चलिए कोई भी कंपनी है और उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी पूरे तरीके से डिसरिगार्ड कर दी, खत्म कर दी, तो आप ये बताइए क्या कोई भी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना चाहेगा? आंसर इज नो। फिर तो कोई भी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे कंपनी की पर्सनालिटी
डिस्ट्रॉय की जा सकती है, पर्सनालिटी खत्म की जा सकती है, या डिसरिगार्ड की जा सकती है। अगर सही शब्द देखा जाए तो डिसरिगार्ड है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको क्या किया जाएगा, डिसरिगार्ड किया जाएगा। क्या हर एक स्थिति में कर सकते हैं? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जब हम डिसरिगार्ड की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि ये पावर किसके पास है। मतलब लाइक अगर कभी भी कंपनी की पर्सनालिटी डिसरिगार्ड करनी है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो ये पावर किसके पास चली जाती है? तो दैट पावर वेस्ट विद द कोर्ट। बट नाउ डेज कोर्ट तो है नहीं, तो कोर्ट के पास पावर है नहीं कंपनी ये केसेस की, तो ये पावर चली जाती है आपकी एनसीएलटी के पास। मतलब दो चीजें मैंने आपके साथ, पहले मैंने तीन बातें हैं। पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय द लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एक बात ये हो गई। दूसरी इसमें पॉइंट आता है ये लिफ्टिंग की कब जाती है, और तीसरा पॉइंट आता है लिफ्टिंग करने की पावर किसके पास है। तो पहले हमने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसका मतलब होता है कि कंपनी की पर्सनालिटी को पूर्ण रूप से डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म कर दी जाती है, और कंपनी में जो मेंबर्स, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर्स हैं उनको पर्सनली लायबल कर दिया जाता है कंपनी के डेट्स के लिए। मुद्दा ये उठता है क्या ये पर्सनैलिटी जो है कभी भी खत्म कर सकते हैं या किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये दो तरीके से पर्सनैलिटी खत्म हो सकती है। पूरा जो टॉपिक पढ़ाना है पहले उसका रूट मैप समझा रही हूं। दो तरीके से हो सकती है। पहली, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन का मतलब है जो हमारा एक्ट है उसके अंदर ही सेक्शंस लिखे हुए हैं कि ऐसी कौन कौन से सेक्शंस है जहां पे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी डिसरिगार्ड कर दी जाएगी। तो एक तो हो गया हमारा स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। दिसंबर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्या कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी फिर सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन से ही डिसरिगार्ड करते हैं या कुछ और तरीके से भी की जा सकती है। तो इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कंपनी की जो पर्सनैलिटी वो दो तरीके से डिसरिगार्ड हो सकती है। वन इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन एंड सेकेंड वन इज अ जुडिशियल डिसीजंस। क्या बोला मैंने, जरा बताना। जुडिशियल डिसीजंस। दो तरीके से क्या की जा सकती है, डिसरिगार्ड की जा सकती है। क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे हमने कहा था कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, ये हमने पढ़ लिया। इन सच अ केस कोर्ट डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी एंड होल्ड द रियल पर्सन बिहाइंड द कंपनी अकाउंटेबल। द व्हाट इज द मेन इंटेंशन टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील? आप बताइए। देखो, अगर हम लॉ के हिसाब से देखें, अब आप एक्चुअलिटी देखिए, अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो बोला जाता है द पर्सनालिटी ऑफ कंपनी, बोलिए मेरे साथ, इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स, कंपनी हैविंग इट्स ऑन पर्सनालिटी विच इज नोन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब ये तो हमें समझ में आ गया, ये है एज पर लॉ। बट एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी ये है जो कंपनी को चला रहे हैं उन्हीं के कंट्रोल में कंपनी है, उन्हीं के पास पैसा जाता है, वही उस पैसे को डायरेक्शन देते हैं, कंपनी किसी को डायरेक्शन नहीं देती। अब होता क्या है कि जब तक फायदा हो रहा है तो आपका, और नुकसान हो रहा है तो कंपनी का, ठीक है। तो ये चीज कहते हैं। तो इसमें दो तरीके से कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिसरिगार्ड हो सकती है। कैसे कैसे जरा बताना। नंबर वन इज जुडिशियल डिसीजन, सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। तो दो तरीके से हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को क्या कर सकते हैं, डिसरिगार्ड कर सकते हैं। अब समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जुडिशियल प्रिंसिपल आते हैं। द सेपरेट एंटिटी इज ए स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? एज पर लॉ, मतलब ये जो एडवांटेज मिली है आपको लॉ से मिली है, कंपनीज एक्ट से मिली है। मस्ट बी यूज्ड फॉर ओनली लॉफुल पर्पस, लेजिटिमेट पर्पस। लेकिन कभी भी आप इस पावर का अगर क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, इस बेनिफिट का इस्तेमाल करोगे, कोर्ट विल नॉट अलाउड इट टू बिकम अ शील्ड फॉर फ्रॉड और रॉन्ग डूइंग। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट, मतलब एक तरीके से आप ये देखिए कि ये ना एक छत्र छाया है। छत्र छाया कैसे है कि अगर आपको प्रॉफिट हुए, मतलब अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आपके हैं, है ना, आपकी जेब में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी को आपने कभी सुना कि कंपनी कटिंग करवाने गई है? नहीं ना। कभी आपने सुना कि कंपनी अब्रॉड घूमने गई है? नहीं ना। तो एक्चुअल में इसका बेनिफिट्स लेते कौन है? बेनिफिट्स लेते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, मेंबर्स, प्रमोटर्स। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि ऐसी स्थिति में बेसिकली जब भी वो कभी गलत करेंगे
तो उनके ऊपर से जो वो छत्र छाया है किसकी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की, वो पूरे तरीके से छीन ली जाएगी। तो यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस जहां पे कोर्ट के पास पावर होती है लिफ्ट द व्हील, मतलब कोर्ट जो है व्हील को क्या कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से लिफ्टिंग हो सकती है, कैसे कैसे जरा बताना। वन इज अ जुडिशियल डिसीजन एंड सेकेंड वन इज अ स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन। इट मींस एक तो ये जुडिशियल डिसीजन से हो सकता है और दूसरा ये स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन से। तो देखो अब इसके ग्राउंड समझते हैं। ये जो आपको पहले नजर आ रहा है कि कौन कौन से ग्राउंड पर, तो फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। सेकंड वन क्या है, इवेजन ऑफ टैक्स, शेम कंपनी है, आप कोई अदर लॉज के डिसरिगार्ड करने के लिए, अदर लॉज को ओवरराइड करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे थोड़ा सा और देखेंगे हम स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन। स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन में आपको 3 सेक्शन नजर आएंगे और ये 3 सेक्शन कौन से हैं ये जरा देख लीजिए। पहला सेक्शन आपको नजर आएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 7। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 को मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था कि सातों को 7 मारूंगा और एक साथ मारूंगा। बताइए पहले कौन बच्चा बताएगा सेक्शन 7 किसका है, कितने बच्चों को आइडिया है सेक्शन 7 का। मैंने सारे सेक्शन आपके इनिशियल्स के कवर करा रखे क्लास में। यस, सेक्शन 7 बताओ। वेरी गुड, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑफ कंपनी। यहां पे क्या कहते हैं कि कंपनी सेक्शन 7 में क्या लिखा है, पनिशमेंट है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की है बाय फ्रॉडलेंट और फेक डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। और एक्शन क्या लिया जाएगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कंपनी की, क्या कर दी जाएगी, डिसरिगार्ड कर दी जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन 251 सबसेक्शन 1, पेनल्टी इफ अ कंपनी फाइल्स फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ इट्स नेम फ्रॉम आरओसी। अगर कभी भी किसी ने गलत इंटेंशन से, रॉन्ग इंटेंशन से कंपनी का नाम रजिस्टर से हटवाने की कोशिश करी। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाया जाता है। आप बता सकते हो ऐसी कौन सी स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जो रजिस्टर आरओसी मेंटेन करती है उसमें जब तक जिसका नाम होता है, जिसका नाम उसमें मेंशन है, तो वो मेंबर है। अगर उसमें उसका नाम मेंशन नहीं है तो वो मेंबर, ये तो आप समझते हो। अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब कंपनी का नाम जो अगर हटा दिया जाए तो उससे क्या इंपैक्ट जाएगा। लाइक अगर रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटा दें तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, बताइए सोच के, इसका क्या इंपैक्ट होगा। हाँ, अगर कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। हम कह सकते हैं कि कंपनी ही नहीं रहेगी। अब इसका लॉजिक समझिए। सबसे पहली चीज ये है कि जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो कंपनी से कोई कंपनी के ऊपर केस भी नहीं कर पाएगा। ये करते कब है, जैसे कंपनी ने ह्यूज लोन ले रखे हैं तो अब वो लोन देने पड़ेंगे, तो इन्होंने कहा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, गलत इंटेंशन से, ताकि हम ना फंसे। आरओसी को क्या फाइल कर दी, एप्लीकेशन, और रजिस्टर से नाम क्या करा लिया, रिमूव। तो ऐसी स्थिति में भी जो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको क्या कर दिया जाता है, डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 339, लाइबिलिटी ऑफ पर्संस इन्वॉल्व इन फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। अब जब पता चल गया कि कंपनी वाइंडिंग अप में जाने ही वाली है, जब आपको पता है कि कंपनी पूरे तरीके से वाइंडिंग अप में जा ही रही है, देन इन दैट सिचुएशन आपको एक चीज समझनी होगी कि आप अब कंपनी के एसेट्स के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंपनी के एसेट्स के साथ किसी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो यहां पे आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर दी जाएगी। देखो आप ये समझिए, अगर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड हो जाती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है कि जो कंपनी के से कनेक्टेड पर्सन उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से।
चलिए जी, एक बार फिर से ना मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा लास्ट टाइम क्लियर कर रही हूँ, बिल्कुल प्यार से सुनना। अगर हम बात करें लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो मैंने आपको बताया कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। अब यहाँ पे हम किस पर्दे की बात कर रहे हैं? हम उस पर्दे की बात कर रहे हैं जब भी कभी कोई कंपनी बनाई जाती है तो फ्रंट पे कंपनी नजर आती है, लेकिन उसको चलाने वाले पीछे होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और मेंबर्स, जो कंपनी को पीछे से चलाते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है तो कंपनी को एक एंटिटी दी जाती है सेपरेट, विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर एंड प्रमोटर। मतलब कंपनी की अपनी ओन आइडेंटिटी होती है। अगर कंपनी को भविष्य में प्रॉफिट होते हैं तो वो कंपनी के, और लॉसेस होते हैं तो भी कंपनी के। इट मींस जो कंपनी को चला रहे हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी जो है क्रिएट नहीं होती या एराइज नहीं होती भविष्य में। परंतु ये जो एक एडवांटेज दी जाती है लॉ की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की है इसको लॉफुल पर्पस के थ्रू कैरी ऑन करो। जब भी कभी ऐसा लगता है कि कंपनी को गलत तरीके से, कंपनी का जो नाम है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, इन्होंने किसी रॉन्ग इंटेंशन से अनलॉफुल पर्पस के लिए किया है, तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ, 2 तरीके से डिसरिगार्ड की जा सकती है। पहला है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन और दूसरा है जुडिशियल डिसीजंस, जो जुडिशियल डिसाइडेड केसेस हैं। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन में सेक्शन नंबर 77 के तहत अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी बनी है, दूसरा सेक्शन इसमें आपका है सेक्शन नंबर 251 सबसेक्शन 1, और तीसरा सेक्शन है 339। ये 3 ऐसे सेक्शंस दिए हैं जहां पे इन्होंने क्या किया है, आपकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पूर्ण रूप से डिसरिगार्ड कर दी गई है, और जो इसका जो इम्पैक्ट होता है, वो जो मेंबर्स होते हैं आपके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड, और यहाँ पूर्ण रूप से डिसरिगार्ड हो जाती है। उसी के साथ ये जो पावर रहती है किसके पास रहती है, कोर्ट, और कोर्ट आज की डेट में है नहीं, तो पावर किसके पास है, NCLT। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक बताया कि क्या होती है आपकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और उसी के साथ साथ क्या होता है आपका लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इट मींस जब भी कभी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिसरिगार्ड होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हम आगे चले तो आप थोड़ा सा देखना, इसमें कुछ केस लॉज दे रखे हैं, और यहाँ पे अब हम देखेंगे इसकी कनेक्टिविटी। पहले हम देखते हैं इसकी कनेक्टिविटी क्या है। अगर कनेक्टिविटी आप देखोगे, कनेक्टिविटी विद अदर लीगल डॉक्ट्रिन्स, तो पहली डॉक्ट्रिन आपको नजर आएगी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये आपने केस पढ़ा होगा बहुत फेमस, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। एक डॉक्ट्रिन मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाई थी, ऑल्टर ईगो, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु एक्ट माइंड एंड विल ऑफ कंपनी, जो एक्चुअल में कंपनी को चला रहा है। तीसरी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज, जब स्कोप ऑफ MOA के बाहर जाके करेंगे तो fraudulent conduct, specific ground under law mandates personal liability when business is carried to what purpose, just to defraud the creditors or others। अब देखो इसकी हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, एक बार इसकी क्रक्स समरी समझते हैं। इसकी क्रक्स समरी अब मैं आपको बता देती हूँ। ये जितने भी आपके जुडिशियल डिसाइडेड केसेस हैं, इनमें से किसी भी एक केस के बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जामिनर इन्हीं के बेसिस पर एग्जाम में जो है केस लॉज बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो पहले हम इसकी क्रक्स समरी समझ लेते हैं। क्रक्स समरी क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट व्हील क्या है, जुडिशियली और स्टैट्यूटरी टूल है, किस चीज के लिए, डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, जैसे कि प्रिवेंट फ्रॉड, टैक्स इवेजन, पब्लिक पॉलिसी वायलेशन। कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 77, सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 एंड 339 गिव स्टैट्यूटरी बैकिंग टू दिस डॉक्ट्रिन्स। शेयर होल्डर कैन नॉट डिमांड व्हील लिफ्टिंग फॉर पर्सनल गेन, कभी भी कोई पर्सनल गेन के लिए डिमांड नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे ना जुडिशियल डिसीजंस देखते हैं, और ये बहुत फेमस केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन का। ये जुडिशियल डिसाइडेड केस है और बहुत फेमस केस है, किसका, जोन्स वर्सेस लिपमैन का। अब देखो इस केस को जरा समझते हैं, इस केस में होता क्या है, और फिर इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में कैसे कैसे स्टडी आ सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जितने भी जुडिशियल डिसाइडेड केस हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा।
उसी के साथ साथ आप में से अगर किसी भी बच्चे का कोई भी कनेक्टेड फ्रेंड सीएस प्रोफेशनल का फ्रेश बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पे फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं मंडे ऑनवर्ड्स मॉर्निंग 6 o'clock, 6 to 7:30 इन लाइव ओनली, नॉट इन फेस टू फेस, 6 to 7:30 मॉर्निंग एंड इवनिंग 6 to 7:30, मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स वो टाइमिंग्स है। तो आपके अगर कोई भी नोटिंग टर्म्स में प्रोफेशनल की क्लासेस सर्च कर रहे हैं तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। एडवांस में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैम प्रोफेशनल में आना तो हमारे लिए कैसी फीलिंग आएगी आपको? नाउ यू आर इन सीएस प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल में आ गया वो ये मान लीजिए 70% सीएस बन ही जाता है, 70 नहीं मेरे हिसाब से तो 90%, मैं तो 90% मानती हूँ। तो गिर पड़ के, लेट कर, उठ कर, बैठ कर, सो कर, नहा कर, धोकर, खाकर, पी कर, कुछ भी करके, कोई भी दान दंड भेद लगाकर, जैसे भी हो सके एक बार बस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दो। और इसका एक ही मूल मंत्र है, वो है बस आप कॉन्टिन्यूटी बना के रखना। डजेंट मैटर एक अटेम्प्ट, डजेंट मैटर 2 अटेम्प्ट। वैसे जनरली 2 अटेम्प्ट में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अगर किसी को 2 हो जाते हैं तो 3rd अटेम्प्ट में कर लेते हैं। और एक और मैं बताती हूँ आपको, कई बच्चे ना बहुत ऐसे शाई फील करते हैं कि हमारे 2 अटेम्प्ट हो गए। मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ जिसने अगर कोई अटेम्प्ट दे भी दिया तो डोंट फील एनी काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, क्योंकि जो अटेम्प्ट देता है वो अटेम्प्ट ना देने वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कहावत सुनी होगी कि जब ओखली में मुंह दे लिया तो फिर मूसल का क्या डर, मतलब जो कूटने वाला होता है जब उसमें हमने सिर डाल ही लिया तो पिटने का तो कोई डर होना ही नहीं सही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जस्ट टू फोकस ऑन योर वर्क ओनली। आप ये देखिए अपनी डायरी में लिखना, 1 हफ्ते का शेड्यूल आप लोग लिखना। और जैसे कि अभी बैचेस चल रहे हैं तो आपके पास बैकअप, मतलब पुराने लेक्चर्स तो होंगे ही, जो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी आपके पास है, नए लेक्चर्स भी हैं। तो आप अपने घर पर लैपटॉप से आगे की पढ़ाई भी और आगे भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने एक डायरी बनाइए और उस डायरी पे जो काम मैं दे रही हूँ ना, जो होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आप वो 1 हफ्ता करिए, फिर आपको अपनी असलियत पता चल जाएगी। एक डायरी बनाइए, उस डायरी के अंदर पूरे दिन आपने कितनी देर पढ़ाई करी, पर्सनली आपने सेल्फ स्टडी कितनी देर करी वो लिखिए। मंडे टू सैटरडे आप बनाइए और मंडे को फिर उसको एनालाइज करिए, कितने आवर्स पढ़े। जैसे आप आज 1 घंटा पढ़े तो उसमें लिखो 1 घंटा ईमानदारी से। अगर आप एक दिन नहीं पढ़े तो उसमें लिखो 0। आप 1 हफ्ते का अपना शेड्यूल लिखो और 1 हफ्ते का शेड्यूल लिखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा आपने कितनी देर पढ़ाई करी है। जनरली हम सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें तो पता नहीं हम कितना पढ़ रहे हैं, बस हम पढ़ रहे हैं। तो आप उसे लिखिए तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपने 1 हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करी और कितना टाइम आप बर्बाद करते हो और कितना टाइम आप यूज करते हो। इसे लॉग बुक बोलते हैं, ये जरूर प्रिपेयर करो, मतलब आपके टाइम की लॉग बुक होनी चाहिए। जब हमारे पास कोई भी सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, टारगेट्स नहीं होते, तो हम अपने टाइम को कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा टाइम डिफाइन है, अगर मैं अपने शेड्यूल का डिफाइन करूं, मेरा टाइम डिफाइन है कि मुझे क्लास लेने आना है, क्लास खत्म करने के बाद फिर मुझे ये सब काम करने हैं, लिस्ट होती है पूरी। अगर मेरे पास ये काम ना हो कि मुझे क्लास लेने नहीं आना, ठीक है, तो जब हम लोग क्लास के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, तो बीच में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें फोकस नहीं करते। हमारे पास फोन कॉल्स भी आ जाते हैं, किसी के भी आ जाते हैं, रिलेटिव्स XYZ सो मैनी, हम उन्हें अटेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते जरा बताना? क्योंकि हमें अपनी काम के लिए जाना है, हमें अपनी क्लास के लिए जाना है, या तो पढ़ने या पढ़ाने, एज द केस में भी। सोचो अगर आपको क्लास ना आना पड़े तो आप सबसे बात करोगे, सबसे फोन में बात करोगे, सबसे मिलोगे, सारे काम करोगे। तो इट मीन्स अब आप इसी तरीके से आप अपने दिन का शेड्यूल बनाइए कि मुझे इतनी देर ये काम करना है। आपकी लाइफ में शेड्यूल होना जरूरी है, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एक टॉप क्लास ऑफिसर की कर रहे हो। और जितने भी आपके ये जितने भी लोग आपको नजर आते हैं जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपना टाइम इस तरीके से वेस्ट नहीं करते। देखिए कोई चीज बनने के लिए ना एटिकेट्स होना भी तो जरूरी है ना। आप जिस ओहदे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एटिकेट्स आना भी तो आपके अंदर जरूरी है। पहले तो एटिकेट्स ही आएंगे, बनना तो बाद में। अब ऐसे थोड़ी जिस दिन CS बन जाओगे उस दिन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम सीख जाओगे। कुछ मत करो, बस समय का सदुपयोग करना सीख लो, सारे काम आपके सेटल्ड हो जाएंगे। और सबसे पहली चीज इसमें जो सबसे सही चीज करनी है वो पता है क्या करनी है? टाइम पे सोना सीख लो। बस
अभी तो बहुत सारे लोगों को सोना ही नहीं आता, टाइम पे सोना सीख लीजिए। बहुत सारे, एक होता है, एक क्लास होती है बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये फैक्ट है। जिन लोगों को, ना तो कुछ लोगों को सोना आता है, ना कुछ लोगों को जागना आता है। पता है, कुछ लोगों का अपना सोने का भी तरीका होता है। जैसे मैं आपको बहुत टेक्निकल सी एक बात बता देती हूँ, आप इसको जरा समझना। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हमारा सोने से पहले एक हार्मोन क्रिएट होता है, जो पॉजिटिव हार्मोन बोलते हैं, मेलाटोन जिसे हम बोलते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारे घर में फुल लाइटिंग्स होती हैं, टीवी चल रहा होता है, साउंड होती है, आवाज होती है, डिस्टर्बेंस होता है, हम खुद डिस्टर्बेंस में घुसे होते हैं, फोन चला रहे होते हैं, तो मेलाटोन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अब क्या होता है कि अगर आप सो भी जाते हो तो एक साउंड स्लिप नहीं मिलती है। साउंड स्लिप का एक तरीका होता है, पहले से ही सबका होना चाहिए, कि आपने डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद आपने वॉक कर ली, वॉक करने के बाद आप फोन नहीं चलाओगे, और जितनी जल्दी आप सोओगे ना उतनी साउंड स्लिप जाती है। आफ्टर 10 o'clock तो हमारी बॉडी फिर दोबारा से उसको कमांड मिल जाती है कि सोना नहीं है, अभी तो काम करना है, तो जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो जाग जाती हैं और फिर दोबारा से वर्क इन प्रोसेस में लग जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस, आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए हमें जनरली आपको 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए, 8 बजे तक वॉक कर लेना चाहिए, और 8 बजे के बाद सोने की तैयारी करनी चाहिए। सोने की भी तैयारी होती है, जस्ट लाइक आप अपनी लाइट्स ऑफ कर लो, ठीक है। और बहुत सारे म्यूजिक साउंड्स होती हैं, जैसे अल्फा साउंड्स होती है, आज आप सुनना, जो कि सूथिंग साउंड्स होती हैं, अल्फा बीटा, है ना। और एक फ्लूट म्यूजिक होता है। आप शाम के टाइम पे अगर चाहो, जिनके घर पे इंटरनल स्पीकर्स हैं वो उन्हें चला सकते हो। मैं तो एक्चुअली बहुत शौकीन हूँ इन सब चीज़ों की, मतलब एक लाइफ स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, एक अच्छे वाला। बचपन से ही जब मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी तो मेरे पास म्यूजिक सिस्टम था, तो उसमें मैं साउंड चलाती थी। मतलब अपना एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, राइट। तो उसमें आप चलाइए साउंड्स, और उसके बाद आप जब सोओगे तो आपको एक अलग ही लाइफ स्टाइल रहेगा। इवन कुछ लोग तो ना, आपने देखा होगा बाथ्स होती हैं, है ना, वो मैग्नीशियम बात होती है। एक मैग्नीशियम के बारे में आप पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप पैसे कमाओगे तो आप बहुत सारी चीजें, नई लाइफस्टाइल में नई चीजें इंट्रोड्यूस करोगे। मैग्नीशियम होता है, तो उसमें क्या होता है, साल्ट होते हैं कुछ। साल्ट को ना बाथ टब में डाल के जब हम बात करते हैं तो हमारी फुल बॉडी जो है रिस्ट में चली जाती है, उसमें एक मैग्नीशियम आता है, उसकी मसाज भी लेते हैं। उसके बाद आप सोइए, पूरी साउंड स्लिप आपको मिलेगी। साउंड स्लिप मतलब अगर आप 7 घंटे सो जाते हो तो यू आर गेटिंग सो एनर्जेटिक, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में चली गई। ये कोई बात मैं ऐसे नहीं बता रही कि ऐसे ही बता रही हूँ। कुछ लोग 10-10 आप रात को सोते हो और सुबह आपका जगने का मन नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे ना। आप कभी भी एट रैंडम, अगर किसी बच्चे ने देखा होगा, कोई बच्चा 4 बजे जग जाता है, मतलब किसी भी वजह से आप जगे, आप कभी 4 बजे जग के देखना, एकदम से ऐसा लगेगा जैसे नींद पूरी हो गई। लेकिन वो आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन देते हैं, अरे अभी तो 4 बजे हैं, अभी तो सोना है, उसके बाद आप सो जाइए, फिर आप जग नहीं पाओगे। यही होता है। तो मैं आपको यही कह रही हूं कि फर्स्ट आपको ना अपने आप को चेंज करना होगा, बिकॉज यू आर डूइंग अ टॉप क्लास कोर्स। तो उसके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करिए। खाली ये नहीं कि कोचिंग आना, कोचिंग से चले जाना, कोचिंग आना, कोचिंग से चले जाना, मतलब अपने एक वेल डिसिप्लिन लाइफ भी रखिए। इससे आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। पता है कैसे? जब आप रात को टाइम से सोओगे और सुबह जल्दी जगोगे। मैं आपसे कहती हूं, आप 1 हफ्ता करके देखिए, आप सुबह 4 बजे जग के देखिए और अपने टारगेट्स बना लीजिए कि सुबह 4 बजे जग के मुझे ये काम करना है। जितने भी पेंडिंग वर्क्स है सब कंप्लीट, एवरीथिंग कंप्लीट। ये आप करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। 2 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। क्या क्या? एक तो आपको अपनी लॉग बुक तैयार करनी है, और दूसरा टाइम से सोना सीखना है, जगना नहीं। क्या बोला मैंने? टाइम से सोना सीखना है। अब देखिए इसमें, अब मैं आपको एक केस स्टडी बता रही हूं, दैट इज जोन्स वर्सेस लिपमैन। जोन्स वर्सेस लिपमैन की अगर हम बात करें तो इस केस लॉ को समझते हैं। फैक्ट ऑफ द केस, मिस्टर लिपमैन एग्रीड टू सेल अ पीस ऑफ लैंड टू मिस्टर बी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि लिपमैन ने बी से, मतलब जॉन से वादा किया कि मैं आपको एक पीस ऑफ लैंड क्या करूंगा, सेल करूंगा। आफ्टर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट बट बिफोर कंप्लीशन, मिस्टर लिपमैन चेंज हिज माइंड एंड वांटेड टू अवॉइड द सेल। बीच में उन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन उनके दिमाग में आइडिया है मुझको ये जमीन इनको नहीं बेचनी, टू अवॉइड लीगल रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहां पे एक पॉइंट आया बच्चों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस?
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कितने बच्चे जानते हैं, जरा हाथ उठाना। नहीं जानते। आप एक एक्ट पढ़ोगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, उसमें मैं समझाऊंगी। किसी बच्चे को आइडिया नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? चलिए आप समझिए, और आगे चल के आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, मतलब जब कोर्स के दौरान मैं बहुत जगह बोलूंगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक्चुअली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ टाइप ऑफ रेमेडी। अब मैं इसको ना जरा समझाती हूँ। किसी को आइडिया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए खैर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को समझते हैं। मान के चलिए आपकी क्लास ओवर हो गई है, और क्लास ओवर होने के बाद आप नीचे जो है अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हो। नीचे जस्ट नीचे उतरते ही मेट्रो स्टेशन है। आप मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचे तो वहां जाम लगा हुआ था। अब आपने सोचा यार इतनी भीड़ कैसे हो रही है, तो मैं भी थोड़ा नेता टाइप का बन जाता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो आपने ऐसे जाके देखा तो वहां पे क्या हुआ है कि एक थार वाला अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था और इधर से एक रिक्शा वाला जा रहा था। तो रिक्शे वाले की गाड़ी जो, अब रिक्शे वाले की भी तो गाड़ी ही है ना उसके लिए, वो थोड़ी टच हो गई थार में। तो थार वाला झट से उतरा गाड़ी में से और फट से उसने चाटा उसको रसीद कर दिया, मतलब चिपका दिया। अब क्या हुआ कि रिक्शे वाले की जैसे ही चाटा पड़ा वो 20 सड़क पे लेट गया। अब उसका कहना है जी मैं तो मर गया। ठीक है, अब सब कह रहे भाई उठ जा कि नहीं मैं तो मर चुका हूं। कि क्यों? कि एक चाटे से ही तो मर गया, कि मैं मर गया, मैं यहां से नहीं उठूंगा, इसने मुझे चाटा मारा। अब आप सब बच्चे वहां पे पहुंच चुके हो। आप मुझे ये बताइए ऐसी स्थिति में आप उस केस को कैसे सॉल्व करोगे? भैया जाम भी खुलवाना, ITO तक जाम हो गया है, बताइए आपके पास क्या रेमेडी है? सब अपनी अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें और रेमेडी बताएं। रेमेडी नंबर 1 क्या हो सकती है? पुलिस। और आप वहां पहुंचे और आपने उसके कान में एक बात बोली, आपने उसके कान में कहा उठ जा 500 दिलवाऊंगा, वो एकदम ऐसे खड़ा हो गया, हाँ यस ठीक है। अब आपने थार वाले से बोला भैया रास्ता खुलवाना है, इसे तू 500 की पत्ती पकड़ा दे। उसने जैसे ही 500 रुपए दिए, रिक्शा वाला साहब बोल रहा थैंक यू, ऐसे एक चाटा मार दिया करो रोज। ठीक है, अब आप ये केस यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या हुआ? अगले दिन तुम फिर से क्लास के बाद जा रहे थे, फिर मेट्रो स्टेशन पे ऐसी हुआ। अब फिर दोबारा से तुमने सोचा कि मैं क्या बन जाता हूँ, थोड़ा नेता टाइप का इंसान बन जाता हूँ। तुम्हें लगा मैं भी हाथ साफ कर लेता हूँ। तो वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे सेम इशू, लेकिन अब फैक्ट्स चेंज है। एक तरफ से थार वाला खड़ा है और दूसरी तरफ से स्कॉर्पियो वाला खड़ा है। स्कॉर्पियो वाले से हल्की सी टक्कर लग गई है थार में, और थार वाले की तो एटीट्यूड आपको पता ही है, वो तो सीधा उतरता है और चांटा चिपका देता है। अब ऐसी स्थिति में सेम सिचुएशन हो गई, स्कॉर्पियो वाला अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा है, थार वाला अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा है। अब बताइए इस केस को आप कैसे सॉल्व करोगे? बताइए जल्दी से, आप इस केस को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या रेमेडी है आपके पास? जल्दी बताइए फटाफट से, आपके पास क्या रेमेडी है? कौन बताएगा? आपके पास क्या रेमेडी है? यहां पर रेमेडी, क्या रेमेडी आप बता सकते हो? हाँ, बात को सुलझाना, आप रेमेडी बता सकते हो? अच्छा देखिए, अब यहां पे रेमेडी एकदम फर्स्ट क्लास है। यहां पे अगर आप बोलो उसके कान में जाके स्कॉर्पियो वाले के कि भैया 500 रुपए ले और केस को रफा दफा कर दे, तो वो बोलेगा तुम मेरे से 500 ले लो, इसको एक चाटा पड़वा दो, मैं देता हूं, है ना, क्योंकि बराबर की पार्टी है। यहां पे जो आपकी रेमेडी है वो कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी एडिक्वेट नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। यहां तो क्या होगा भैया, खून के बदले खून और चाटे के बदले चाटा, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इसको हम अपनी सिचुएशन पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने प्लॉट के लिए एग्रीमेंट किया, आपको मुझे प्लॉट सेल करना था, पहले एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट तो सेल हो गया, बाद में आपने उसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो अब हमने उस प्लॉट का एडवर्टीजमेंट करा दिया, हमें वहां पे कोई बिजनेस सेंटर ओपन करना था। इन दैट सिचुएशन आप मुझे एक बात बताइए कि आप क्या करोगे? अब यहां पे आपने तो मना कर दिया, मेरे पास क्या अधिकार है? तो आप मुझे कह रहे हो कि आपका जो नुकसान हुआ है हम पैसे दे देते हैं। हमने कहा जी हमने ऐड करवाया, हमें नहीं पता हमारे पास कितने कस्टमर आएंगे, क्योंकि मेजर नहीं हो सकता। तो यहां पे एडिक्वेट रेमेडी क्या होगी? प्रॉपर्टी देना। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वही वापस दी जाती है। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहां पे हमारे केस में क्या हुआ था, लिपमैन एग्री हुआ था जॉन्स के साथ।
कि वो उनको पीस ऑफ लैंड सेल करेगा, बाद में उसने इनकार कर दिया, तो उसे लगा कि मेरे से क्या क्लेम की जाएगी, क्या क्लेम की जाएगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो उसने यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और उसमें उसको लैंड ट्रांसफर कर दी। लाइक ए ने क्या बनाया, एक एक्स लिमिटेड कंपनी बताई और एक्स को सारी की सारी लैंड क्या कर दी, ट्रांसफर। अब जब इनसे लिपमैन से जॉन कहने लगा कि भैया मेरी प्रॉपर्टी जो है जिसकी हमारी बात हुई थी वो मुझे दो, तो ये कह रहा है, लिपमैन पता है क्या रहे कह रहा है, इन्होंने ये कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि भाई मेरे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैं तुझे कहां से दूं। तो अब ये बताइए कंपनी बनाई क्यों गई है, इसको कंपनी को बनाने का पर्पस क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था टू इनकॉर्पोरेट दिस कंपनी, जस्ट टू अवॉइड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जस्ट टू अवॉइड टू गिव प्रॉपर्टी टू जोन्स, जोन्स को संपत्ति ना देने की वजह से इन्होंने इस कंपनी का क्या किया, इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे लिफ्टिंग हो जाएगी और एक्स लिमिटेड और लिपमैन की सेपरेट लीगल एंटिटी जो है ना एक्स की, वो खत्म हो जाएगी। तो अब लिपमैन और एक्स बोथ आर द सेम पर्सन, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी प्रॉपर्टी है और इसकी प्रॉपर्टी है तो किसको देनी पड़ेगी, जोन्स को देनी पड़ेगी। यहाँ पे लिफ्टिंग हो गई। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो लीगल इशू क्या था, वेयर लिपमैन कुड अवॉइड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ट्रांसफरिंग लैंड टू कंपनी ही कंट्रोल वेदर कॉर्पोरेट विल शुड बी लिफ्टेड। कोर्ट रीजनिंग, कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्स कंपनी बनाई है झूठी कंपनी है, शैम कंपनी है, और इसका मेन पर्पस क्या है, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी नॉट अ जेन्युइन इंडिपेंडेंट एंटिटी, जस्ट मियर अल्टर ईगो ऑफ मिस्टर लिपमैन। ट्रांसफर वॉज मेड विथ किस पर्पज से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू डिफीट द कोर्ट डिग्री। कोर्ट एम्फसाइज इक्विटी विल नॉट परमिट अ पर्सन टू कॉज अ कॉर्पोरेट फॉर्म themselves from liability arising out deliberate breach of contract decision. The corporate wheel was pierced. Court order specific performance against Mr. Lipman and his company. Land was held effectively under Lipman control and company was ignored for equity purpose. Conclusion, companies formed only for escape what, legal obligation or to commit fraud. कोर्ट क्या कर देगी, डिसरिगार्ड किसको, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, और लिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासिक एग्जांपल है, जस्ट टू यूज डिवाइस टू कमिट फ्रॉड, और कोर्ट यहाँ पे एंटरटेन करेगी। तो इंडियन कोर्ट कहते हैं वेरियस जजमेंट ऑफ फ्रॉडलेंट इनकॉर्पोरेशन अवॉइडेंस कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी ऑफ गुड कंसाइन। पहले मुझे बताओ ये केस समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से? इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। देखो हमारे यहाँ पे अब छोटी छोटी केस स्टडीज आनी बंद हो गई हैं। पहले एक जमाना था जब छोटी छोटी केस स्टडीज आती थी, अब हमारे यहाँ केस लॉस बड़े बड़े आते हैं, एडवांस लेवल के। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो लिखिए जरा, केस स्टडी कैसी आ सकती है, केस लॉस।
मानव रियल एस्टेट इन्वेस्टर, Manav, a real estate investor, entered into an agreement with Miss Neha to buy a premium plot in Gurugram. Premium plot in Gurugram. Before sale deed, could be executed Neha created a new company. Neha created a new company, Steeler Buildtech Private Limited. Steeler Buildtech Private Limited transferred the plot to it. And then claim she had no authority to complete the transaction because the land was no longer in her name. Land was no longer in her name. Later it was found that Neha was the sole shareholder and director of Steeler Buildtech
Steeler Build-A-Tech and continued to exercise full control over it. Full control over it. हो गया यहां तक? आगे चलो. ईमेल showed she had incorporated the company just 3 days after entering agreement. After entering agreement. Issue for analysis. Issue for analysis. Number 1. Can Manav Sikh specific performance against the company? Should wheel be lifted based on timing and control? बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप सारे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में भी 1-2 मिनट का टाइम आपको लगेगा. पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए.
आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन जहां तक है सबने पढ़ लिया। अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, और आंसर बता नहीं रही हूँ, आंसर लिखवा रही हूँ, ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें लिखना नहीं आता, तो आप मुझे नहीं बोल सकते बैच के दौरान कि मैम आपने हमें लिखना नहीं सिखाया। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप बता सकते हो क्या आंसर आएगा। क्या यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम की जा सकती है मानव की तरफ से? आंसर इज यस, बिल्कुल की जा सकती है। तो अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा, जैसे कि आप सबको पता ही है, तो मैं इसका कंक्लूजन लिख रही हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मैंने सब बच्चों को लिखना सिखा रखा है, और इसका मैं कंक्लूजन सिर्फ लिख रही हूं। इंट्रो और कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखना, ये मैंने क्लास में कई सारी केस स्टडीज करा दी है। तो अब देखो इसका कंक्लूजन क्या है। Yes, Manav can seek yes, Manav can seek specific performance against Steeler Buildtech Private Limited.
The court would be justified in lifting corporate veil as the company was incorporated immediately after the agreement. It was used solely to defeat Manav's right. Manav's right. Miss Neha remained in full control of company. Full control of company. Therefore, the transfer of property to the company is a sham. To the company is a sham. Specific performance should be granted against Neha and Steeler Buildtech Private Limited. Steeler Buildtech Private Limited. हो गया सबका? दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस केस लॉ. अब केस लॉज नॉर्मल नहीं आते हैं, अब केस लॉज एडवांस लेवल पर ही आते हैं. अब एडवांस केस लॉज का ही ट्रेंड है, अब सिंपल केस लॉज का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही मैं बता रही हूँ. आगे चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ. और दूसरा डिसाइडेड जुडिशियल डिसीजन है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का. ये है आपका आरजी फिल्म्स लिमिटेड वर्सेस ऑल ओवर इंडिया ER 615. अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है. This case illustrates a situation where a corporate entity is merely an agent or nominee of another.
for avoiding legal or regulatory requirement. In such case, court lift the corporate wheel to look true controlling entity behind the facet. मतलब क्या होता है, पहले फैक्ट समझिए. एक ना फिल्म प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, ठीक है. ऑफिशियली प्रोडक्शन इन द नेम होता है ब्रिटिश कंपनी, जिसका नाम होता है आरजी फिल्म्स लिमिटेड. 90% इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, मतलब आरजी फिल्म्स लिमिटेड के, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कंपनी के पास होते हैं, विच हैड एक्चुअली फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल द एंटायर फिल्म प्रोडक्शन, जो कि पूरी प्रोडक्शन को फाइनेंस करते हैं. ब्रिटिश कंपनी हैड नो रियल इंडिपेंडेंस और कंट्रोल ओवर द बिजनेस. इट एक्टेड एज नॉमिनी और इंस्ट्रूमेंट. व्हेन ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड वाज आस्क्ड टू रजिस्टर द फिल्म एज ब्रिटिश फिल्म, इट रिफ्यूज द रिक्वेस्ट. तो इंडिया वाले क्या कर देते हैं, रिफ्यूज. क्यों, अब ये समझिए. इसका लीगल इशू क्या था, आरजी फिल्म्स जो है ना कुड बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट क्या, ब्रिटिश कंपनी, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्टरिंग फिल्म एज ब्रिटिश प्रोडक्शन, वेदर द कॉर्पोरेट व्हील शुड बी लिफ्टेड. अब वो क्या बोल रहे हैं जी, कंपनी के नाम पे करा रहे हैं. हमें पता है ये कंपनी नहीं है. इस कंपनी के पीछे कौन है, इस कंपनी के पीछे कौन है जरा बताना, ब्रिटिशर्स है ना, अमेरिकन कंपनी एज द रियल प्रोड्यूसर. तो कोर्ट की रीजनिंग क्या रही यहाँ पे कि जो ऑनरशिप स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल कंट्रोल है कंपनी का, वो फाउंड दैट नो रियल ऑटोनॉमी, राइट. इट वाज मियरली एक्टिंग एज एजेंट और नॉमिनी. फाइनेंस डिसीजन मेकिंग, डे टू डे मैनेजमेंट इफेक्टिवली इन द हैंड्स ऑफ अमेरिकन एंटिटी. कोर्ट कंक्लूड दैट आरजी फिल्म्स वर नॉट जेन्युइनली अ ब्रिटिश कंपनी इन सब्सटेंस. तो डिसीजन क्या आएगा कोर्ट का डिसीजन यही आएगा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टेड की जाएगी. लिफ्ट करने के बाद हम इनको रजिस्टर इंडिया में नहीं होने देंगे. इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, इंडिया के साथ हमेशा इंडिया के ऊपर ना राज किया गया है, दूसरे लोगों ने आके राज किया. जैसे मैंने आपके साथ ऐसी पढ़ाते पढ़ाते कुछ आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. मैंने आपसे एक दिन पूछा था, ये बताइए आगरा का पेठा जो है वो इतना फेमस क्यों है. तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पता करके आना कि आगरा का पेठा इतना फेमस क्यों है. शायद आप फेमस पता करके आए होंगे. क्या रीजन है? एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक ये था कि जो पेठा होता है ना, उसका तासीर बहुत ठंडा होता है, राइट. और वो ना बहुत प्योर होता है, उसका कलर भी अच्छा रहता है. तो जब ताजमहल बन रहा था तो उस समय जो वहां पे लोग काम कर रहे थे, तो ताजमहल बना रहे थे, एक दो रीजन है इसके, जो मैंने पढ़ा इसके दो रीजन मुझे नजर आए. एक तो ये था कि वहां पे जो लेबर काम कर रही थी उनके लिए इस तरीके की मिठाई दी जाएगी, तो पेठा खा के हमेशा पानी पिया जाता है, आप कभी नोटिस करना. तो उसका तासीर बहुत ठंडा रहता है ताकि लेबर वहां पे प्रॉपर तरीके से काम कर सके. तो वहां पे आदेश गया था रसोई में कि इस तरीके की मिठाई बनाई जाए जो मतलब कॉस्ट भी कम आती है और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है. दूसरा इसका ये भी लॉजिक था कि उन्होंने शायद कोई शाह आए थे तो उनकी मेहमान नवाजी में कुछ अलग तरीके की मिठाई बोली थी जो देखने में ताजमहल के जैसे दिखती हो, सुंदर और खूबसूरत. तो जो पेठा है ना वो ताजमहल से भी पहला है, मतलब ताजमहल बाद में आया था, पेठा पहले आया था. और पेठा आप जानते ही एक पेठा ही होता है, एक सब्जी होती है, उससे ही बनता है, एक फ्रूट्स के टाइप में उसी से बनाया जाता है. ये रीजन है. हमारे देश के ऊपर अलग अलग लोगों ने राज किया है. पहले राज किया तो मुगलों ने, मुगल्स आए थे. मुगल्स जब हमारे देश के अंदर मुगलों ने राज किया था, जैसे ही मुगल्स बहुत कमजोर पड़ रहे थे, उन्होंने सीधा एंट्री दे दी थी ब्रिटिशर्स को. उसके तुरंत बाद ही अंग्रेज हमारे देश पे राज किए थे. अंग्रेजों का राज रहा था. जब मुगल मतलब बहुत वीक फील कर रहे थे, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पे कंपनी से हमेशा ये क्यों कनेक्ट करती हूँ, इसलिए कनेक्ट करती हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर हुई थी तो वो बिजनेस पर्पज से हुई थी, और बेसिकली वो स्पाइसेस में डील करना चाहते हैं, मसालों से कनेक्टेड, और कमोडिटीज जो ये खाने के पीने के आइटम्स होते, प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसमें डील करना चाहते थे. उनकी इंटेंशन ये थी, लेकिन एक्चुअल में इंटेंशन सिर्फ यही नहीं थी, इसके पीछे कोई और भी लॉजिक था जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया में क्या ली थी, एंट्री ली थी. एक्चुअली हमारे देश के अंदर एक दिक्कत बहुत रही है हमेशा से. आप अगर ये सोचते हो कि हमारा देश आजाद 1947 में हो गया था, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूं. हमारा एक्चुअल में देश आजाद हुआ ही 2015 में है. देखा जाए तो प्रैक्टिकली एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग पावर हुई है, जो बहुत अच्छे, उससे पहले भी इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं.
बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे देश के पीछे सबकी निगाहें रही है कि किसी भी तरीके से इनमें आपस में डिस्प्यूट कराओ और राज करो। तो फूट डालो, राज करो की बहुत कोशिश की गई है। तो आप जो भी थोड़ा संभलते हुए हम अपने आप को देख रहे हैं, जैसे मैं इनवाइटीज, REITs आपको पढ़ाऊंगी, ये हम आज जाके कर रहे हैं, जबकि आज से 25 साल पहले हमारे यहाँ पे इनवाइटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप आज देख रहे हो ना, हम इतने सक्षम और इतना हार्डवर्किंग इंडियंस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 25 साल पहले हमारे देश में होना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू द बैड पॉलिटिक्स, due to the bad decision, due to the incompetent person who are not eligible for the post of the prime minister or the chief minister, वो ऐसी पोजीशंस पे रहे जिसकी वजह से हमारा देश बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, पीछे हो गया, एक्चुअल में पीछे हो गया। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। हमारे देश में इतना बड़ा हमला हो जाता है और इंटरनेशनल ट्रीटीज उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, उस चीज पे चर्चा भी नहीं करते हैं। ये देखिए कितना, मतलब कैसी कैसी सिचुएशन है ये। एक लड़का जो कानपुर का था, वो पता नहीं कितनी कंट्रीज घूम के आ चुका था, बहुत सारी कंट्रीज में उसने घूमी थी, आई थिंक 26-27 कंट्री वो लड़का घूम चुका था। वहां पे वो सेफ था, अपनी कंट्री में मारा गया। तो मतलब ये भी हमारे लिए एक हमारे देश का हिस्सा है। हमने वहां तक आपने देखा वंदे भारत चल चुकी है अब श्रीनगर तक, लेकिन स्टिल लोगों के अंदर डर तो है। सबका मन करता है, सबसे सुंदर वादी कश्मीर की है, सबसे अच्छे गाने वहां पे आते थे, अब तो एक्ट्रेस भी नहीं जाती है वहां पे, पता नहीं कौन पकड़ के मार दे। ठीक है, आपने देखा कोई भी मूवी शूट नहीं होती, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, है ना, लेकिन कश्मीर नहीं जाते। इससे हमें बहुत नुकसान है, नॉट इवन द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत लॉस है। ये वहां के लोगों को भी समझना चाहिए, और वहां के लोग तो समझते हैं बेचारे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजें कराते हैं। अब वहां की इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट गया है, क्योंकि वहां के जितने होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और आपकी टैक्सी है, उसके बिजनेस को बहुत इंपैक्ट गया। वहां के लोग आराम से अपना काम चला रहे थे, लेकिन अब फिर से इफेक्ट हो गया है, और ये तो एक सीजन का टाइम था, इंपैक्टेड है। तो बेसिकली यही ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके की कंपनी को परमिशन नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्चुअल में ऑनरशिप थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। क्रक्स में इन्होंने कहा कंपनी तो सिर्फ एक पुतला है, agent of foreign company, court will lift the veil to see the real person or behind the curtain. Nominal existence of company is not enough, it lack real independence. Substance over form will prevail. अब देखिए इधर आगे हम चलेंगे, एक और केस स्टडी है, दैट इज कॉनॉर्स ब्रॉस वर्सेस कॉनॉर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी लिफ्टिंग की जाती है, और यहाँ भी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स का सेम प्रोसीजर वही रहता है, एनिमिनेशंस चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें देखोगे एक एनिमी कैरेक्टर, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर लिमिटेड। इसमें क्या किया जाता है कि जो कंपनी को ना वो क्या ट्रीट कर लेते हैं, एनिमी। पता है क्यों? क्योंकि उसमें जो कंट्रोलिंग है, जो कंट्रोल कर रहे हैं वो एनिमी कंट्री है, तो कंपनी को भी क्या ट्रीट किया जाता है, एनिमी। और यहां पे लिफ्टिंग कर दी जाती है, और ये फाइंड आउट किया जाता है कि एक्चुअली कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो वो जो कंट्री है उसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है, तो ये कंपनी भी क्या मानी जाएगी, एनिमी कंपनी। उसी के साथ साथ आगे इसमें आप देखोगे एक टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं इसमें पूरा आपको समझाती हूं कि किस तरीके से चीजें करनी है। रीड सर दिनशाह मानेकजी पैटेंट। अब इसमें लीगल इशू पहले समझते हैं, और ये एक लैंडमार्क अथॉरिटी थी, यहाँ पे एक शैम एंटिटी इनकॉर्पोरेट की गई थी जस्ट टू इवेजन ऑफ टैक्स। देखो, एक होता है टैक्स प्लानिंग और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, दोनों में अंतर है। टैक्स प्लानिंग करना गलत नहीं है, लेकिन टैक्स अवॉइड करना गलत है। तो यहाँ पे जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी जस्ट टू इवेजन ऑफ टैक्स। तो देखो फैक्ट समझिए, सबसे पहले एक सर दिनशाह मानेकजी पैटेंट होते हैं, और वो एक वेल्दी इंडिविजुअल है who had substantial income, जिनके पास ह्यूज इनकम आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह पे क्या कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, तो उनको रिटर्न इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आगे क्या होता है, टू अवॉइड पेइंग सुपर टैक्स। अब वो दिमाग लगाते हैं कि मुझे बड़ा सारा क्या पे करना पड़ता है, टैक्स। किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। टैक्स ऑन हाई अर्निंग। इन्होंने क्या बनाई, 4 कंपनी बनाई। ईच कंपनी होल्ड ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एजेंट। इनकम और वो जो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स थे ना, वो चारों कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। मतलब पहले उनके खुद के नाम से थे, तो डिविडेंड उनकी पॉकेट में आ रहा था।
अब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया? 4 कंपनी के। तो अब डिविडेंड चारों कंपनी के नाम से आ रहा है। इनकम जनरेटेड फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट वाज क्रेडिट टू कंपनीज, देन ट्रांसफर बैक टू पैटेट एज लोन, और ये शो कर दिया कि इन कंपनी ने हमसे क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, पैटेट से लोन ले रखा है कंपनी ने, तो रिटर्न बैक उसी के पास जा रहा है। दाउ दीज लोन्स नेवर एक्चुअली रिपेड, ओके, एंड नो रियल कमर्शियल बिजनेस, उन कंपनी का और कोई बिजनेस है ही नहीं, वो कुछ और काम करती ही नहीं है। तो लीगल इश्यूज समझिए, वॉज द फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपनी इज अ वैलिड कॉर्पोरेट अरेंजमेंट और जस्ट टू अवॉइड क्या? टैक्सेशन। तो कोर्ट ने यहां पे कहा था कि ये जो कंपनी क्रिएट की गई है इनकी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, इनमें जो टोटली ये डिपेंडेंट है पैटेट के ऊपर है, और इनका पर्पस सिर्फ एक ही था, इनकम को क्या करना? स्प्लिट करना। पहले सारे इनकम किसके पास जा रहे थे? पैटेट जी के पास। अब वो इनकम स्प्लिट होके 4 टुकड़ों में जा रही है, एंड इवेड हायर टैक्स लाइबिलिटी। कंपनी वॉज नथिंग मोर द एसएससी हिमसेल्फ, इट वॉज क्रिएटेड प्योरली सिंपली एज मीन्स टू अवॉइडिंग सुपर टैक्स। तो कोर्ट का डिसीजन क्या है अब इसमें समझिए। यहां पे कोर्ट ने डिसाइड किया, द कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील डिक्लेयरिंग द एंटायर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बिलोंग टू पैटेट। तो ये सारी इनकम किसकी है? पैटेट की। हेंस ही वॉज लाइबल टू पे टैक्स ऑन फुल इनकम नोर द कंपनीज, क्योंकि कंपनी उसने बनाई, कंपनी का और कोई काम है ही नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा। तो कंक्लूजन में यहां बोला जाता है कॉर्पोरेट एंटिटी कैन बी डिसरिगार्ड, इट वाज यूज्ड फ्रॉडेंटली और जस्ट टू इवेजन ऑफ is the only purpose of forming the company. Substance over form approach was applied. What matters is the real nature and purpose, not just the legal structure. The rule acting as deterrent against artificial tax planning scheme. तो ये था हमारा ये वाला केस। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों आपको? चलिए जी, अब इसके बाद जो है